इस दुनिया में हमारे लिए सबसे सुरक्षित जगह हमारा घर होती है। मगर क्या हो कि जायदाद और जमीन के झगड़े में हमारा घर ही हमारे लिए सबसे असुरक्षित हो जाए। दोस्तों, आज की जो हमारी घटना है वो पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव की है, जहां परिवार में ही काले जादू और मौत का ऐसा खेल हुआ। आज की हमारी घटना इसी तरह की है, जहां परिवार और संपत्ति के झगड़े में परिवार वाले ही एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाते हैं और फिर इस परिवार में मौत और काले जादू का एक ऐसा खेल होता है जिसे सुनकर आज आपकी रूह कांप जाएगी। घटना पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव में रहने वाले चटर्जी परिवार की है। इस परिवार में काफी लंबे समय से पारिवारिक कलह और संपत्ति का झगड़ा चला आ रहा था। चटर्जी परिवार में गोपाल चटर्जी, उनके छोटे भाई शंकर चटर्जी, गोपाल की वाइफ रेखा और शंकर की वाइफ और उनके दो बेटे अनिकेत और मधु रहा करते थे। मगर कुछ समय पहले अचानक गोपाल की तबीयत खराब हुई और उनकी मृत्यु हुई। डॉक्टर ने उसका कारण हार्ट अटैक बताया। गोपाल और शंकर में गोपाल बड़े थे, जो कि इस परिवार के मुखिया भी थे। गोपाल और रेखा को कोई संतान नहीं। इस वजह से गोपाल के जाने के बाद परिवार के मुखिया शंकर चटर्जी हो गए। एक रात घड़ी की सुइयां जब 12 बजा रही थी और गांव में चारों ओर सन्नाटा पसरा था, रेखा अचानक अपने कमरे से बाहर निकली और सीधे उस आंगन के पेड़ की ओर बढ़ी जहां अक्सर गांव वाले जाने से डरते थे। रेखा का चेहरा बहुत भयानक और आंखें सूनी और अजीब सी लग रही थी। ऐसा लग रहा था मानो जैसे किसी अदृश्य शक्ति के वश में हो। रेखा अपने हाथ में एक पानी से भरा कटोरा और काले कपड़े में लिपटा कुछ सामान लेकर जा रही थी। तभी अचानक पानी पीने के लिए उठी मधु की नजर अपनी बड़ी मम्मी यानी रेखा पर पड़ी। उसने छुपकर यह सब देखा। गोपाल की मृत्यु के लगभग करीब 2 महीने बाद शंकर चटर्जी की भी तबीयत कुछ खराब रहने लगी। कई बार उन्हें कई डॉक्टरों को दिखाया, मगर किसी तरह का कोई आराम नहीं हुआ। शंकर चटर्जी कई दिनों से बिस्तर पर आराम कर रहे थे। उनकी हालत इतनी खराब थी कि अब वो अपने रोजमर्रा के कामों के लिए भी दूसरों पर आश्रित थे। काफी लंबे समय से बीमारी के कारण वो अपना ज्यादातर समय बिस्तर पर ही बिताते थे। परिवार में सभी को यह लग रहा था कि हो सकता है कोई ऐसी बीमारी हो जो डॉक्टर को पकड़ में नहीं आ रही हो, और यही सोचकर परिवार सिर्फ शंकर की सेवा में लगा था। मगर एक रात शंकर की बेटी रात करीब 2 बजे पानी पीने के लिए उठी। जब मधु किचन से पानी पीकर लौट रही थी, तभी अचानक उसे अपने घर का दरवाजा खुलने की आवाज आई। आवाज सुनकर मधु एकदम ठिठक गई। उसने सोचा कि इतनी रात को हमारे घर का दरवाजा किसने खोला होगा। मधु की नजर सामने घड़ी पर गई। रात का लगभग 2 बजा हुआ था। चारों ओर सन्नाटा पसरा था। तभी अचानक उसने देखा कि रेखा अचानक अपने कमरे से बाहर निकली और सीधे उस आंगन के पेड़ की ओर बढ़ी जहां अक्सर गांव वाले जाने से डरते थे। उसका चेहरा काफी भयानक लग रहा था। आंखें सूनी और अजीब सी, मानो लग रहा था जैसे किसी अदृश्य शक्ति के वश में हो। रेखा के हाथ में एक पानी से भरा कटोरा और काले कपड़े में लिपटा कुछ सामान था। रेखा को यह सब करता देख मधु भी छुपकर उन्हें देखने लगी। जो सब क्रिया रेखा कर रही थी उसे देखकर
मधु डर से कांप उठी। मधु ने जो सब देखा वो इतना भयानक था कि उससे अब आगे देखा नहीं जा रहा था और मधु घबरा कर अंदर भाग गई। घर के बाकी लोग सो रहे थे, लेकिन मधु को यह यकीन था कि जरूर कुछ बहुत गलत हो रहा है। चटर्जी परिवार की इस गांव में एक बड़ी हवेली थी। यह परिवार बहुत संपन्न था, लेकिन अब पैसे और जायदाद को लेकर सभी के रिश्तों में कड़वाहट आ चुकी थी। हवेली की जमीन और पुरखों की संपत्ति को लेकर परिवार के बीच झगड़े रहते थे। कुछ महीनों से अजीब सी घटनाएं हो रही थी। हवेली में कभी कभी रात के समय अजीब सी आवाजें सुनाई देती। मधु ने कई बार रेखा को चुपचाप घर के कोने में बैठे मंत्र बुदबुदाते हुए देखा था। और अब शंकर चटर्जी की तबीयत बिगड़ने लगी थी। डॉक्टर भी समझ नहीं पा रहे थे कि कौन सी बीमारी है। एक दिन मधु ने अपने पापा शंकर से कहा कि पापा, मैंने बड़ी माँ को पिछली रात कुछ अजीब करते हुए देखा है। वो शायद काला जादू कर रही थी। शंकर बीमार तो थे, मगर इन सब बातों पर यकीन नहीं करते थे। शंकर ने मधु को डांटा कि तुम पगला गई हो, ये सब बातें बेकार की है। वो ऐसा क्यों करेंगी? लेकिन मधु के मन में शक गहराता जा रहा था। अगली रात हवेली के पुराने कमरे में किसी के रोने और हंसने की आवाजें आने लगी। मधु अपने भाई अनिकेत के साथ मिलकर छुप कर देख रही थी कि रेखा देवी उस कमरे में कुछ लाल रंग के चिन्ह बना रही है। उसके पास कुछ तांत्रिक सामान था और वो बुदबुदा रही थी, हे कालिके, सब मेरे रास्ते से हटा दो, यह जायदाद मेरी है। ऐसा सुनकर नजारा देखा और जो सब सुना उसे देखकर मधु का दिल दहशत से भर गया। मगर वह बताती भी तो किसको? परिवार में कोई उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। उसने कई बार अपने परिवार को बताने की कोशिश की कि बड़ी माँ कुछ बहुत गलत कर रही है। उसने कई बार बड़ी माँ को तंत्र मंत्र करते देखा है, मगर परिवार ने उसका यकीन नहीं किया। मधु को यह लगने लगा था कि उसके पिताजी की तबीयत शायद इसी किसी वजह से खराब है और शायद तंत्र मंत्र और काले जादू के कारण उसके पिताजी को कोई दवाई असर नहीं कर रही है। मगर उसकी बात कोई नहीं मान रहा था। और कुछ ही दिनों बाद वो हुआ जिसका मधु और उसके परिवार को डर था। शंकर चटर्जी की अचानक मृत्यु हो गई। डॉक्टरों ने बताया कि यह हार्ट अटैक से हुई है, लेकिन मधु, उसको यकीन था कि यह कोई साधारण मौत नहीं है। उसने अपने भाई अनिकेत और अपनी मां को कई बार यह बताने की कोशिश की, मगर वो दोनों इस चीज पर यकीन नहीं करते थे। अब शंकर की मृत्यु के बाद रेखा ही इस पूरी हवेली की मालकिन हो चुकी थी। मगर एक रात मधु ने काफी जोर डालकर अनिकेत को बताया कि भैया, ये सब बड़ी माँ का किया हुआ है। मैंने उन्हें कई बार काला जादू करते देखा है। अनिकेत ने मगर मधु को समझाया कि तू पागल है, ये सब कहानियां हैं, इस तरह की चीजें नहीं हुआ करती। मगर फिर एक रात अनिकेत ने खुद रेखा देवी को हवेली के तल घर में जाते हुए देखा। अनिकेत ने देखा कि हवेली के नीचे एक गुप्त तहखाना था, जहां जाने की इजाजत किसी को नहीं थी। अनिकेत और मधु ने ठान लिया कि वे इस खाने में जाकर इसकी सच्चाई का पता लगाएंगे। एक रात दोनों ने छुपकर तहखाने का दरवाजा खोला। नीचे काफी अंधेरा था और सीलन की बदबू भी आ रही थी। दीवारों पर अजीब अजीब से चिन्ह बने हुए थे। बीच में एक काला आसन, लाल धागे और कई मिट्टी के पुतले रखे हुए थे। नीचे का दृश्य किसी को भी दहशत में डाल देने के लिए काफी था। तहखाने में यह सब देखकर दोनों, मधु और अनिकेत, के होश उड़ गए
और दहशत की कोई सीमा नहीं रही। तभी उन्हें एक डायरी मिली जो रेखा की थी। डायरी में लिखा था, यह जायदाद मेरे पति के जाने के बाद मुझे मिलनी थी। इसे कोई और मुझसे नहीं छीन सकता। शंकर को हटाने के बाद अब मधु और अनिकेत की बारी है। उन्हें भी मरना होगा। दोस्तों, यह पढ़कर मधु और अनिकेत के दहशत से पांव कांपने लगे। मधु और अनिकेत को समझ में आ चुका था कि रेखा ने ही काले जादू का सहारा लेकर उनके पिता अनिकेत और मधु ने यही सारी बात जाकर अपनी मां को बताई। पहले उसकी मां को यकीन नहीं हुआ, मगर उसकी मां ने भी जाकर उस तहखाने में जब ये सब देखा तो उन्हें यकीन हो गया कि उनके पति शंकर चटर्जी की जान रेखा ने ही काले जादू से ली है। लेकिन अभी घटना में एक नया मोड़ आने वाला था। इस रात जब अनिकेत ने देखा उसकी मां का व्यवहार भी बदलने लगा है। वह नींद में उठ जाती है और रेखा की ही नकल करने लगती है। सारी रात अनिकेत की मां ने रोते हुए और फिर हंसते हुए, चीख चिल्लाते हुए और मंत्र बुलाते हुए गुजारी। दहशत से अनिकेत और मधु दोनों की सांसें अटक रही थी। अनिकेत और मधु दोनों की सांसें अटक रही थी। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। पहले पिताजी चले गए और अब मां जो कर रही उसके कारण दोनों काफी दहशत में थे। जैसे तैसे वह रात गुजरी। अगले दिन अनिकेत ने अपने मामा को फोन करके सारी घटना बताई और बताया कि शायद शंकर चटर्जी, जो कि अनिकेत के पिताजी थे, उनकी मौत में उनकी बड़ी मां रेखा का हाथ है। और उन्होंने अपने परिवार में और उस तहखाने में क्या क्या देखा, साथ ही जो डायरी उन्हें मिली थी उसमें क्या क्या लिखा हुआ था, सारी बात अपने मामा को बता दी। उनके मामा तुरंत समझ गए कि जरूर बहुत कुछ गड़बड़ है। उनके मामा अगली ही सुबह एक तांत्रिक को लेकर उस हवेली पर पहुंचे। अनिकेत के मामा जब उस तांत्रिक को लेकर हवेली पर पहुंचे, न जाने कैसे रेखा को इस बारे में पहले ही पता चल गया था। रेखा अनिकेत के मामा के आने से पहले हवेली छोड़कर कहीं भाग गई थी। मानो रातों रात उसे किसी ने यह बता दिया हो कि अगले दिन एक तांत्रिक और अनिकेत के मामा उसे नुकसान पहुंचाने आ रहे हैं। मधु, अनिकेत और उसके मामा ने यह तय किया कि वो रेखा की सच्चाई सारे गांव के सामने लाएंगे। उन्होंने गांव वालों को तहखाने का रहस्य दिखाया। तभी हवेली में अचानक से अंधेरा छा गया और एक अजीब सी हवा चलने लगी और तहखाने में एक अजीब सी चीख सुनाई दी, मानो कह रही हो, ये सब मेरा है और इसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। उस भयानक चीख को सुनकर गांव वाले और अनिकेत और उसके मामा सन्न रह गए। अनिकेत के मामा के साथ आए हुए तांत्रिक ने काफी देर तक उस तहखाने में तंत्र क्रियाएं की और क्रिया के बाद उस हवेली को, उस तहखाने को बंद कर दिया गया। गांव वालों ने इस हवेली में एक मंदिर भी बना दिया है, लेकिन आज भी गांव के लोग कहते हैं कि हवेली के पास से गुजरते हुए उन्हें एक औरत की परछाई दिखाई देती है। मानो रेखा ने उस जायदाद की रखवाली के लिए किसी ने उस हवेली में जो सब क्रियाएं की और इस परिवार को बांधने के लिए कुछ अभिमंत्रित कलावा और घर के मंदिर में एक अभिमंत्रित हनुमान जी की मूर्ति रखने को कहा। तब से मधु, अनिकेत और उसकी मां को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा, मगर उस काले जादू के कारण जो कि उनकी बड़ी मां ने उन पर किया था, अपने पिताजी को खोना पड़ा, जिसका गम मधु और अनिकेत को सारी जिंदगी रहेगा। दोस्तों, हमने ऐसी कई घटनाएं सुनी हैं जहां पारिवारिक कलह और जायदाद के लिए अपने ही अपनों का खून कर देते हैं,
और एक ऐसा रास्ता चुनते हैं जिससे वापस आना नामुमकिन है। अपनी इच्छाएं और लालसा पूरी करने के लिए लोग इस तरह की शक्ति और काले जादू का प्रयोग करने से भी पास नहीं आते जहां किसी की जान भी चली जाती है। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि इस तरह की घटना कभी किसी के साथ ना हो, मगर अगर आपका या आपके आसपास किसी का ऐसा एक्सपीरियंस हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं मेरे ईमेल आईडी पर, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम इस चैनल पर हर रोज एक नई सच्ची डरावनी घटना लेकर आए तो जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। और जो डरावनी घटनाएं मैं लेकर आता हूं उसके प्रूफ्स मैं अपने सब्सक्राइबर्स के साथ शेयर करूंगा, इसलिए आप भी जाकर तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे से मैं इस चैनल पर हर अल्टरनेट डे एक स्टोरी लेकर आऊंगा।